नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां आज से G20 सम्मेलन शुरू होगा। सम्मेलन के लिए लगातार पहुंच रहे विदेशी मेहमान। 28 जून तक आयोजित होगा G20 सम्मेलन। गंगा आरती में भी विदेशी मेहमान शामिल होंगे। गंगा आरती का खूबसूरत दृश्य विदेशी मेहमान देखेंगे और आज से G20 की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। तो खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां 28 जून तक G20 सम्मेलन जो है आयोजित होगा, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। गंगा आरती से जो है विदेशी मेहमान को रूबरू कराया जाएगा। इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, आज से उत्तराखंड में G20 समिट की शुरुआत होने वाली है। किस प्रकार का नजारा उत्तराखंड में देखा जा रहा है? तैयारियां पूरी हो चुकी है? अब देखिए, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, चूंकि पहले से ही इस पर लगातार विभागीय अधिकारी, जो संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, शासन के उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं, वो लगातार इस कार्य को करने में जुटे हुए थे। चूंकि पहले से ही समय तय था, लिहाजा मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और आज से औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। और कुछ मेहमान पहुंच चुके हैं, कुछ मेहमान आज पहुंच रहे हैं, कुछ मेहमान अलग अलग फ्लाइट के माध्यम से जो है वो पहुंच रहे हैं। और जब देहरादून के जौलीग्रांट स्थित एयरपोर्ट पर मेहमान पहुंच रहे थे, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति से, यहाँ की लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं यहाँ की, उनसे उनका स्वागत किया जा रहा है। और फिर सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच होटल तक उनको ले जाया जा रहा है। क्योंकि आज शुरुआत हो रही है, तो शाम तक कुछ मेहमान और पहुंचेंगे और जो मंथन का दौर है वो औपचारिक तौर पर कल से शुरू होगा और 28 तारीख तक ये लगातार विदेशी डेलीगेट्स का मंथन जो है वो उत्तराखंड की देवभूमि ऋषिकेश में होने वाला है। जी बिल्कुल। यहाँ पर सोनू, बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में गंगा आरती अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। साथ ही कहा जाता है कि उत्तराखंड गए और गंगा आरती में शामिल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आपका उत्तराखंड जाना अधूरा रह जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में अब बताया जा रहा है कि विदेशी मेहमान भी गंगा आरती में शामिल होंगे और काफ़ी भव्य तरीके से आरती की जाएगी। और क्या कुछ इस आरती में आज अलग देखने को मिलेगा? देखिए, ये धार्मिक लिहाज से और उत्तराखंड की जो पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस लिहाज से हम गंगा आरती को बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं। और एक नहीं बल्कि अनेकों स्थान से इस सपने के साथ, इस मुराद के, इस मनोकामना के साथ उत्तराखंड का रुख करते हैं कि उत्तराखंड वो स्थान है, वो देवभूमि है, तपोभूमि है, वीरभूमि है, जहां पर गंगा का उद्गम स्थल है। और यहीं से गौमुख से गंगा निकलती है और उसके बाद गंगा अलग अलग प्रदेशों से होती हुई आगे बढ़ती है। लिहाजा इसकी जो आरती बहुत महत्वपूर्ण है। और जो तीर्थ नगरी ऋषिकेश है, ऋषिकेश का जो त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी घाट पर विदेशी मेहमान जो है गंगा आरती में शामिल होंगे और गंगा की जो दिव्यता, पवित्रता जो है वो उससे रूबरू हो सकेंगे। और इसके साथ साथ ऋषिकेश में न सिर्फ गंगा आरती में शामिल होंगे, बल्कि इस मंथन के बाद जो ऋषिकेश क्षेत्र का औनी गांव है, उत्तराखंड की जो ग्रामीण परिवेश है उस से भी रूबरू हो सकेंगे। उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो ग्रामीण संस्कृति है, उससे भी मेहमान रूबरू हो सकेंगे और उसके बाद फिर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। तो खास तौर पर अगर हम उत्तराखंड की संस्कृति की बात करें, तो ये उत्तराखंड के लिए सुनहरा अवसर है जब उत्तराखंड को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मंथन के बाद, G20 समिट के मंथन के बाद एक नई पहचान मिलने की उम्मीद की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं विदेशी डेलीगेट्स जो हैं वो एक अच्छा मैसेज यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं। जी चलिए सोनू, बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि G20 समिट की शुरुआत उत्तराखंड में हो गई है।
चलिए अब अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से ही, जहां आपदा से बचाव के लिए अब सायरन सिस्टम लगाया जाएगा। 250 स्थानों पर सायरन सिस्टम लगेगा। उत्तराखंड प्रणाली को अपनाने वाला बनेगा दूसरा प्रदेश। सिस्टम के लिए वर्ल्ड बैंक से फंडिंग की जाएगी। केरल के बाद दूसरा राज्य उत्तराखंड होगा जहां आपदा से बचने के लिए यानी आपदा बचाव के लिए पहले से ही सायरन सिस्टम लगा दिए जाएंगे, जिससे अगर आने वाले समय में कोई आपदा होती है या ऐसी कोई अनहोनी होने वाली होती है तो ये सायरन सक्रिय होके जो है लोगों को जागरूक कर देंगे। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, उत्तराखंड पर्वतीय इलाका है, ऐसे में आपदा और मौसम में बदलाव के चलते आए दिन हमें देखने को मिलती है खबरें कि आपदाएं आती रहती है या कुछ ना कुछ होता रहता है, ऐसी स्थिति बनती रहती है। मगर अब बताया जा रहा है कि 250 स्थानों से ज़्यादा पर सायरन सिस्टम लगा दिए जाएंगे, जिससे पहले ही मालूम हो जाएगा अगर ऐसी कुछ अनहोनी होनी रहेगी तो। देखिए, आपदाओं को खास तौर पे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जैसे ही आपदा की किसी भी क्षेत्र में कोई भी आशंका होती है तो उसके पूर्वानुमान के लिए प्रयास किए जा सकते हैं और आपदा के तत्काल बाद जो रिस्पांस टाइम है उसको कम किया जा सकता है। और सरकार इसी दिशा में लगातार कदम उठा रही है, जिसका जिक्र आपने किया है कि आपदा के लिहाज से उत्तराखंड जोन 4 और 5 में आता है और कई बार अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो हैं, उत्तराखंड के लोग, वो आपदा का दंश झेल चुके हैं। उसके बाद उत्तराखंड सरकार, तत्कालीन सरकारों ने कई फैसले भी लिए हैं। इसमें एसडीआरएफ का गठन भी हम एक महत्वपूर्ण फैसला मान सकते हैं और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण फैसला उस समय की सरकार का हम कह सकते हैं। अगर मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जिस तरह से मानसून दस्तक दे रहा है और मौसम का पल पल का मिजाज बदल रहा है और चारधाम यात्रा चल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर इस दौरान जो है भूस्खलन की घटनाएं सामने आती है, नदियों का जलस्तर जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाने लगता है। और 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी उसका नजारा सबने देखा है। लिहाजा ऐसे में अब जो है वो सायरन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने की बात कही जा रही है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक से फंडिंग की जाएगी। चूंकि इससे पहले ही ये सूचित कर दिया जाएगा कि किस तरह की आपदा है, उसके अलग अलग सायरन लगाए जाएंगे और इसको अलग अलग कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया जाएगा और इसके लिए एक अधिकारियों के, कर्मचारियों की पूरी टीम तैनात की जाएगी। जी बिल्कुल सोनू, यहाँ पर अगर हम पहले की बात करें तो उत्तराखंड में पहले भी ऐसे सायरन सिस्टम क्या लग चुके हैं या ट्राई किया है ऐसे सायरनों का जहाँ मतलब सायरन लगाए गए हो और वो सक्सेसफुली काम किए हो? देखिए, कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन जो धरातल पर इस तरीके की योजनाएं जो है वो सफल नहीं हो पाई हैं और अब किसी इस सिस्टम को लगाने की बात कही जा रही है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कही जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड देश के केरल के बाद दूसरे राज्य बन जाएगा अगर ये सायरन सिस्टम पूरी तरह से लग पाया है। तो आपदा प्रबंधन की जो टीम है उसने समय समय पर अलग अलग समय पर लोगों को जागरूक जरूर किया है आपदा की से लेकर के किस तरह के हम बचाव कर सकते हैं किसी भी स्थिति की आपदा से निपटने के लिए, और इसके लिए पहले से ही कार्य भी किए जा रहे हैं। लेकिन सायरन सिस्टम तो नहीं, अर्ली वार्निंग सिस्टम जरूर मौसम विभाग की तरफ से जो ड्रॉपलर रडार है उनको अलग अलग स्थानों पर लगाया गया और एक लग चुका है और को लगाया जा रहा है। तो मौसम का पूर्वानुमान जरूर मिलता रहा है। अब चूंकि आपदा का पहले ही इंटीमेट लोगों को मिल जाए, मैसेज मिल जाए, इसके लिए ये सायरन सिस्टम स्थापित किया जा रहा है और इसकी कनेक्टिविटी आपदा विभाग के जो कंट्रोल रूम है उनसे की जाएगी और कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की जो आपदाएं हैं उनके अलग अलग साउंड जो है वो इस सिस्टम के तहत लोगों तक पहुंचाई जाएगी और इसके लिए जन जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्र के लिहाज से ये प्रयास जो है विभाग के सफल होते हैं वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है उत्तराखंड के लोगों को और उत्तराखंड में पहुंचने वाले पर्यटकों को मिलने वाला है। जी चलिए सोनू, बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से ही, जहां
उत्तराखंड में होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर। शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। शिविर में कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। स्वास्थ्य चिंतन शिविर में विशेषज्ञ भी शिरकत करेंगे। साथ ही तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य निदेशालय में बैठक की जाएगी। 14 से 16 जुलाई तक आयोजित होगा 3 दिवसीय शिविर। इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, बताया जा रहा है उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन होगा। शिविर को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, ये उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग के लिहाज से, उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से एक अच्छी खबर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसकी मेजबानी का मौका जो है उत्तराखंड को मिला है। और इसमें न सिर्फ अलग अलग प्रांतों के स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अधिकारी हैं, बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। लिहाजा 3 दिनों तक स्वास्थ्य सेवाओं पर मंथन होगा। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस चिंतन शिविर के दौरान जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ अन्य प्रांतों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके अनुभव भी साझा किए जा सकेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी विशेषज्ञों के जरिए जो है इस चिंतन शिविर के दौरान उन पर चर्चा की जा सकती है। और जो भी तमाम पहलू होंगे उनका आने वाले समय में उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं जो होनी चाहिए थी उनको और बेहतर करने की आवश्यकता है। लिहाजा विभाग के स्तर पर, सरकार के स्तर पर कोशिश जरूर की जाती रही है। कम दरों पर यहाँ पर चिकित्सा की पढ़ाई कराने के लिए सरकार ने कई मेडिकल कॉलेजेस खोले हुए हैं। उनमें बाहरी क्षेत्रों के जो युवा हैं वो डॉक्टर भी बनते हैं और उसके बाद उनसे बॉन्ड भी भराया जाता है ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। लेकिन डिग्री पूरी करने के बाद जो है पढ़ाई करने वाले मेडिकल के युवा वो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देने से बचने की कोशिश करते हैं। कई बार जुर्माने के भी प्रावधान किए गए। लिहाजा इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है इसमें स्वास्थ्य संबंधित तमाम पहलू पर मंथन किया जाएगा और जो अन्य राज्यों के जो विशेषज्ञ हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके अनुभव आने वाले समय में उत्तराखंड के काम निश्चित तौर पर आने वाले। वाकई सोनू, बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इस प्रकार के जब शिविर होते हैं तो कहीं ना कहीं जागरूकता भी फैलती है और एक्सेप्टेंस आती है चीज़ों को लेकर और कमियों का भी पता चलता है कि कहाँ कमी जो है हो रही है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ इसी के साथ। चलिए, अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां देहरादून से सहारनपुर के लिए नई रेल लाइन बनेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी मंजूरी दे दी है। रेल मार्ग परियोजना की डीपीआर के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। 12 से 18 महीनों में रेल परियोजना का सर्वे पूरा हो जाएगा। डीपीआर बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, बताया जा रहा है कि देहरादून से सहारनपुर तक अब नई रेल लाइन बनेगी, जिसका डीपीआर बनाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। देखिए, काफी लंबे समय से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लोग जो हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं और अब ये मांग पूरी होने की जो उम्मीद है वो जगने लगी है। चूंकि केंद्रीय रेल मंत्री ने अनुमति दे दी है, लिहाजा देहरादून से सहारनपुर, चूंकि देहरादून उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश के लिहाज से सीमांत जनपद हम कह सकते हैं और जो सहारनपुर है वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से वो भी सीमांत जनपद हम कह सकते हैं। लिहाजा इन दोनों को सीधे रेल से कनेक्ट करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने परमिशन दे दी है। इसके लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया गया है कि डीपीआर जो बनाई जाएगी उसके लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया गया है और इससे समय की बचत होगी। देखिए, कई ऐसे कारोबारी हैं जिनका सीधा जो कनेक्शन है वो सहारनपुर से है और सहारनपुर मोटर मार्ग से अगर हम देखें तो बहुत कम समय लगता है, लेकिन अगर हम रेल मार्ग से हम देखें तो काफी समय लग जाता है। तो समय की बचत होगी, कारोबार में वृद्धि होगी और खास तौर पर जो है वो सीधी कनेक्टिविटी सहारनपुर से देहरादून की रेल मार्ग से हो सकेगी। हालांकि ये थोड़ा सा चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि ये इलाका जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है, मोहन वाला जो इलाका है और शिवालिक रेंज की जो पहाड़ियां हैं वहां से रेल विभाग को सर्वे के बाद जो है
कुछ टनल बनानी होगी, तकरीबन 11 किलोमीटर की टनल बनानी होगी और इसी छोटे से एरिया में करीबन 42 किलोमीटर की दूरी में 106 पुल बनाने होंगे। तो थोड़ा सा चुनौती भरा है और बीच में जो एक रास्ता है, जो मार्ग है देहरादून के ही और सहारनपुर के बीच में शाकुंभरी देवी का मंदिर है, वो मंदिर वाला जो एरिया है वो भी इससे जुड़ सकेगा। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए ये एक राहत वाली बात है और पहले से ही ये मांग की जा रही थी। अब ये मांग पूरी हो जाएगी और इसमें समय की और खास तौर पर दूरी की, दोनों का फायदा यहाँ से इस क्षेत्र, इस मार्ग से जो सफर करने वाले मुसाफिर हैं उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, और सुविधा भी यहाँ पर मिलेगी, तो बहुत अच्छी खबर है ये तमाम वासियों के लिए। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तराखंड के कई जनपदों में अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही टिहरी और पौड़ी जनपद में भी अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। मानसून का आगमन उत्तराखंड में हो चुका है, ऐसे में अब बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां पर मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, उत्तराखंड में भी मानसून जो है आ गया है, मानसून का आगमन हो चुका है, बारिश का दौर शुरू हो गया है, मगर यहाँ पर देखा जा रहा है मानसून के शुरुआती दौर में ही ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों में लागू कर दिया है। अब देखिए, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय इलाकों तक और पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक कई क्षेत्रों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो इस वक्त बारिश हो रही है और देर रात से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ऐसे में जो शासन की, खासतौर से आपदा प्रबंधन विभाग की जो टीम है उसको अलर्ट और मुस्तैद रहने के लिए कहा है, क्योंकि जब बारिश होती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। लिहाजा जिन मार्गों पर चारधाम यात्रा करने वाले यात्री पहुंच रहे हैं और उन क्षेत्रों में कम से कम जो विभाग के अधिकारी हैं पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद रहेंगे, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत बारिश के दौरान ना हो। सुनो, यहाँ पर देखा जा रहा है कि यात्रियों का भी लगातार सिलसिला जारी है उत्तराखंड में जाने का, तो ऐसे में किस प्रकार के विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है, ऐसे में कुछ यात्री भी है जो वहाँ पर मौजूद है, कई सारे यात्री जा भी रहे हैं, तो क्या कुछ खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, मौसम विभाग जैसे ही अलर्ट जारी करता है तो ये सूचना मुख्य सचिव को दी जाती है और मुख्य सचिव के स्तर से संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो अलग अलग जिलों के, जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिला अधिकारी हों, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी हों या सचिवालय में स्थित राज्य स्तर का जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है, उनके जो अधिकारी हैं उनको दिया जाता है। तो जैसे ही मौसम का अलर्ट शासन तक पहुंचता है, उसके बाद सरकारी मशीनरी पूरी तरह से एक्टिव नजर आती है और जैसा कि आपने स्वयं भी जिक्र किया कि चारधाम यात्रा चल रही है, तो यात्रा में मौसम का बदला मिजाज वो बाधा ना बने, इसको ध्यान में रखा जाता है और यात्रियों की सुरक्षा जो है वो कम के लिए, सरकार के लिए प्राथमिक तौर पर सबसे ऊपर हो जाती है। ऐसे में ये कोशिश की जाती है कि बारिश जरूर हो रही है, भूस्खलन की घटनाएं जरूर सामने आ रही है, लेकिन यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इन्हीं तमाम पहलों को ध्यान में रखा जाता है और सरकारी सिस्टम पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद नजर आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए में इजाजत, नमस्कार।